एक नई माँ के लिए ना सुबह का वक़्त सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर पहले से बच्चे हों तो उनको स्कूल भेजने की फ़िक्र, खाना बनाना है, घर की साफ़-सफ़ाई, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी फ़ीडिंग का, उसके कामों का, इतने सारे काम हो जाते हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखना है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी कोई 5 मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली हैं। साथ ही साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बेबी बैग में क्या कुछ लेकर गई थी, ताकि मेरी वो सारी बहनें जिनके लिए ये खुशी का मौका आने वाला है वो खैर आफियत से आए और उनको समझ में आ जाए कि उन्होंने कौन सा ज़रूरी सामान अपने साथ लेकर जाना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे ना मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि अल्लाह ताला ने ना सुबह के वक़्त में बहुत बरकत रखी है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब आप नई माँ बनते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है ना वो आपका नींद का स्केड्यूल होता है। बच्चा रात को तंग कर रहा होता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, सुबह उठ के दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। और अच्छा मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि आज के व्लॉग में जो भी क्लिप्स आपको नज़र आएँगे वो नूरे आयत की पैदाइश से पहले के हैं। ये पूरा व्लॉग मैंने आयत के पैदा होने से 1 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन शेयर अब कर रही हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते की नूरे आयत हो गई है। रूटीन काफ़ी हद तक मेरी बेहतर होना स्टार्ट हो रही है। तो जिन आदतों को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ मैंने वो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि पहले भी मैं आपके साथ बहुत दफ़ा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूं। लेकिन जब आपका एक टॉडलर हो जो 5 से 6 साल का हो, या चलो उससे बड़ा या छोटा हो, 2 से 3 बच्चे हों और फिर एक न्यू बॉर्न आ जाए, और स्पेशली जब बीच में बहुत गैप होना, तो घर के काम मैनेज करना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ऐसे कहूँ, मैं अभी कोई ज़्यादा काम नहीं कर रही, ना मुझसे किए जाते हैं, ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज व्लॉग इसलिए आ रहा है, मेरे पास पुराने क्लिप्स कुछ पड़े हुए थे। अभी तो नूरे आयत को दुनिया में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वही बात है कि आपको ना अपने घर के लिए उठना पड़ता है। कितना ही आप बाहर से खाना मंगवा लो, इंसान बाहर का खा खा के भी और किसी के ऊपर डिपेंड कर कर के भी ना थक जाते हैं, और अगले भी ना कितना ही आपका कर लेंगे। तो माँ को तो भाई हिम्मत करनी ही पड़ती है। सबसे पहली हैबिट जो मैं हर नई माँ को कहूँगी कि उसे अडॉप्ट करनी चाहिए वो ये कि सुबह उठ के एटलीस्ट, अच्छा आप सुबह से मुराद मेरी ये बिल्कुल नहीं है कि आप फजर के वक्त उठ जाएँ। ज़ाहिर सी बात है पहले 40 डेज़ तो आपने वैसे भी नमाज़ वगैरह नहीं पढ़नी होगी, लेकिन आपको कहूँगी मैं कि सुबह के अस्कार और जो भी तस्बीहात वगैरह हैं वो ज़रूर पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पर, घर वालों पर ज़रूर दम करें। बिल्कुल यही ना हो कि आप कुछ भी ना पढ़ रही हो, क्योंकि ज़बान तो पाक है और उससे आप अल्लाह का ज़िक्र किसी भी वक्त कर सकती हैं। खैर जी, आप जब भी उठें, अब पहले तो मैं ज़ाहिर सी बात है फजर के वक्त उठ जाती थी, लेकिन मेरी अपनी रूटीन अब इतनी ख़राब हो गई है कि दिन के 2 ढाई बजे तक मेरे अपने काम ना चल रहे होते हैं। सिर्फ रूम सेट करना ही आजकल ना मुझे सबसे मुश्किल लग रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपने ना जो काम करना है वो ये कि एटलीस्ट कोशिश करें कि आप हांडी बना लें। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इस तरह की डिशेज़ ना बनाएं जिसमें आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना पड़े। आप बेड पर बैठ के, रूम में आके अंदर बैठ के प्याज, अदरक, लहसुन, जो सारा चीज़ें आपने मसाले वगैरह रेडी करने हैं कर लें, ताकि आपको ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े। लेकिन एटलीस्ट ना कोशिश करें कि सबसे पहला काम जो आपने घर का करना स्टार्ट करना है ना वो ये कि आप खाना बनाएं, ताकि जब आपके शौहर ऑफिस से वापस आएँ, बच्चे स्कूल से आएँ, तो एटलीस्ट उनको खाना रेडी मिले। क्योंकि भाई मैंने पिछले कुछ महीनों में ये देख लिया है कि बाहर के खाने का कितना कितना खर्चा हो जाता है, ना ही उसमें बरकत होती है ना कुछ होता है। तो सबसे पहली हैबिट जो मैंने अब स्टार्ट किया है इस 1 हफ्ते में, आज मैंने पहला दिन था कि मैंने कुकिंग की थी, तो मैंने आज खाना बनाया। सुबह उठ के चिकन आलू और साथ में मैंने चावल बॉयल किए, और यकीन करें इतना सुकून आया ना, एक तो अपने हाथ का खाना खा के और घर में खाना बना के। उसके अलावा हाँ, छोटे-छोटे काम आप कर सकती हैं, जैसे जब खाना बन रहा हो, लेकिन मैं बार-बार वही कहूँगी, अपने ऊपर उतना ही प्रेशर, उतना ही कामों का बर्डन डालें जितना आप ईज़िली मैनेज कर सकें। जैसे अगर आपके पास हेल्पर भी नहीं है और आपकी तबीयत अब बेहतर होना स्टार्ट हो रही है, छिले के बाद भी आपको अपनी रूटीन में वापस आना एक अच्छा खासा मुश्किल काम लग रहा होता है ना, तो जब आप किचन में खाना बनाएंगी सबसे पहले सुबह उठ के, तो कोशिश करें कि जितनी देर में आपका खाना बन रहा है साथ साथ आप किचन के बाकी छोटे मोटे काम कर लें। जैसे मैंने हांडी चढ़ा दी थी, और मैं तो पहले भी यही करती हूँ कि बर्तन वॉश कर लिए, या कोई भी किचन का स्लैब साफ़ कर लिया, चूल्हा साफ़ कर लिया, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी ना किचन के अंदर फारिग खड़ी नहीं होती। इस तरह एक ही वक्त में ना आपके 2 काम हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है जब आपका एक न्यू बॉर्न बेबी आता है ना, लाइफ आपकी टोटली, वो कहते हैं ना, 360 डिग्री का टर्न ले लेती है। बहुत मुश्किल हो जाती है। बेशक आपके पहले 2 से 3 बच्चे हों, लेकिन एक नई ज़िंदगी का आपके वो घर में आना, आपकी ज़िंदगी में आना, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो आपने बस ये टेंशन नहीं लेनी कि हर काम एक ही दिन में हो जाए। मेरे अपने काम मैं आपको सही बता रही हूँ, 2 ढाई मुझे बज जाते हैं। आमना को रेडी करना, उसको देखना, नूरे आयत को रेडी करना। मैं कल हैरान हो रही थी कि कहाँ मैं ज़ोहर से पहले फ़ारिग होती थी और अब मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। हालाँकि सिर्फ मैं बिस्तर सेट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज कुकिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास भी इस तरह का शीशे वाला ऑयल का जग है या प्लास्टिक वाला भी है, तो ऑयल के जग को हमेशा ना कोशिश
कोशिश करें, कोशिश ना करें बल्कि आपने धोना ही गर्म पानी से है, वरना इसके अंदर की जो एक स्मेल सी होती है ऑयल या घी की, वो ख़त्म ही नहीं होती है। और जो ऑयल की बॉटल है ना, वो भी साफ़ होने में बहुत देर कर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना पड़ता है, 2-3 दफ़ा साबुन लगाना पड़ता है, फिर कहीं जाके ना चिकनाई ख़त्म होती है। तो अच्छी तरह आप पानी गर्म कर लें। ऑयल की बॉटल चाहे लोहे की है, सॉरी स्टील की है, शीशे की है, प्लास्टिक की है, उसके अंदर गर्म पानी डालें, साथ में लिक्विड डिश वॉश है तो वो ऐड कर लें, अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के इसको हिलाएं, तो आपको कोई ना स्क्रबर से रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। सारी जो चिकनाई है ना ऑयल की बॉटल की बिल्कुल निकल जाएगी। फिर इसको अच्छे तरीके से खुश्क करें और फिर आपने जो अपना ऑयल है ना उसको रिफ़िल करना है। अच्छा, जो दूसरी आदत या तीसरी आदत कह लें मैं आपको कहूँगी, वो ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना बेड सेट किया करें, क्योंकि न्यूबॉर्न के आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब चीज़ें बिखरती हैं ना, वो हमारे बेडरूम में, हमारी जो साइड टेबल है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि भई जितना रूम आपका क्लीन और ऑर्गनाइज़ होता है ना, उतना ज़्यादा आपका ज़हन पुरसुकून फ़ील कर रहा होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के, मैं तो पहले भी आदत यही थी कि बिस्तर वगैरह समेटती थी, और अपने साइड टेबल पे ना कोई ऑर्गेनाइज़र लाज़मी रखें, जिसमें आप बच्चे के जो है ना डायपर्स हो गए, रैश क्रीम हो गई और 100 बच्चे का छोटा-छोटा सामान होता है, बजाय इसके कि वो यहाँ-वहाँ पूरे कमरे में बिखरा रहे ना, आप एक ऑर्गेनाइज़र साइड टेबल पे रख लें, ताकि आपको चीज़ें उठाने के लिए ज़्यादा चलना-फिरना भी ना पड़े, ढूँढना भी ना पड़े, कम टाइम में आप फ़ौरन हाथ आगे बढ़ाएँ और चीज़ को उठा लें। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इस तरह की ना डबल साइडेड बेडशीट्स आप ले सकते हैं। इससे भी ना आपका जो आधा काम का है स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको बेडशीट्स वॉश नहीं करनी पड़ती। सबसे ज़्यादा मुश्किल ना मुझे बेडशीट धोना लग रहा होता है, तो मेरे पास तो इस तरह की ना ये गुलटेक्स की डबल साइडेड बेडशीट्स हैं। आप सबने कहना है आपकी गर्मी बहुत है, तो मेरा एसी चलता है, तो इसलिए ना ये जो है मैं गर्मी सर्दी यही यूज़ कर लेती हूँ। और ना मुझे ये बड़ी आसानी लगती है। तकरीबन मेरा हफ़्ता 10 दिन ये आराम से चल जाती हैं। पहले तो चल जाती थी, आपका पता नहीं है, 3-4 दिन एक साइड बिछी रहती है, 3-4 दिन मैं दूसरी साइड बिछा देती हूँ, तो बहुत सुकून होता है। और बेडशीट्स जो धोने का वो जो है ना एक स्ट्रेस होता है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। बाकी आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप अपने बेड पर क्या स्प्रे कर रही होती हैं? पहले भी मैं बेतहाशा दफ़ा बता चुकी हूँ, सोचा एक और दफ़ा बता दूँ कि कम्फर्ट का फैब्रिक कंडीशनर, वो एक पिंक कलर वाली बॉटल आती है, एक ब्लू वाली आती है, दोनों की ही फ्रेग्रेंस बहुत कमाल की है, बहुत ज़्यादा। आपने स्प्रे बॉटल के अंदर सिंपल सादा पानी फिल करना है और एक ढक्कन कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर का डाल देना है। अपने बेड के ऊपर, बेडशीट के ऊपर और सोफ़ों पर, कर्टन्स पर हल्का-हल्का सा स्प्रे कर दें। हाँ, न्यू बॉर्न के साथ ना आपने एयर फ्रेशनर्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बच्चों की जो नाक है और उनको ना बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और मैं डस्टिंग करती हूँ ना, पहले तो मैं चीज़ों के ऊपर खुश्क कपड़ा फेरती हूँ, उसके बाद मैं ये हल्का सा स्प्रे करके ना साफ़ कपड़े से दोबारा चीज़ें साफ़ करती हूँ। यकीन करें, गर्मी में वो एक पसीने की कमरों में और बंद-बंद की और हब्स की एक अजीब-सी ना स्मेल सी आ रही होती है, तो वो भी इसकी वजह से ना नहीं आती। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं रूटीन में वापस आ रही हूँ कि मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। मैं छोटे-मोटे काम सिर्फ़ करती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, अभी झाड़ू-पोछा करने में तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 1 हफ़्ता हुआ है। और वही बात है कि आप, और चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, डिलीवरी तो हुई है ना, और हर डिलीवरी ही एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने पानी बहुत-बहुत ज़्यादा पीना है। मैं अक्सर खुद भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने एक बॉटल साइड टेबल पर रखी होती है कि मुझे ना पानी पीना याद रहे, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। और वही बात है कि छोटे-छोटे कदम लें, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना स्टार्ट हो जाएँगी। अक्सर जब आप पहली दफ़ा माँ बनते हो ना, यकीन करें, आमना की दफ़ा तो मुझे बहुत-बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि एक तो मेरे अंदर हिम्मत बहुत है, मेरी विल पावर काफ़ी अच्छी है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को ना खुद हिम्मत करनी पड़ती है। अच्छा, आप लोग बहुत कह रहे थे अपना हॉस्पिटल का बेबी बैग आपने शेयर नहीं किया, तो ये भी मैंने 1 दिन पहले ही रेडी किया था। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैंने इस दफ़ा टोकरी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे वो टोकरी ना अच्छी ही नहीं लग रही थी। आमना की दफ़ा मैंने ली थी, किसी काम की नहीं थी। तो आपके पास आपके वो जो जहेज़ के कैरी बैग्स होंगे ना, उसमें जो सबसे छोटा कैरी बैग है, मैं तो ये मशवरा दूँगी सुकून से वो आप हॉस्पिटल में लेकर जाएँ। इतना सारा आपका सामान आ जाएगा ना। इसके अलावा मैंने ये 2 बैग्स खरीदे थे और ये मुझे 3000 के मिले थे, लेकिन बड़े ही स्पेशियस थे। तो जो बड़े वाला बैग था ना, उसके अंदर मैंने आयत के कपड़े रख लिए थे, क्योंकि मुझे पहले से पता था सी सेक्शन होना है और डॉक्टर ने डेट बताई हुई थी, तो उस हिसाब से मैंने इसके 3 सूट रखे थे। अभी मैं तीसरा भी दिखाती हूँ। एक मैंने ये ग्रे रखा था, एक पिंक था, एक पर्पल था, और एक ना मैंने बिल्कुल पतला सा वो जो कम्फर्टर टाइप का ब्लैंकेट होता है ना छोटा, वो रखा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मेरा घर है, कमरा है, वहाँ पर भी एसी चल रहा होता है, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का रूम था वहाँ पर भी एसी था। इसके अलावा मैंने ये लाइनर्स वाली शीट रखी थी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे आमना की दवा तो इन लाइनर्स वाली शीट का पता ही नहीं था, और अब आयत की दफ़ा पता था, तो मुझे इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या तो किसी अच्छे ब्रांड की मुझे लाइनर्स बता दीजिएगा जो मैं डायपर के अंदर यूज़ कर सकूँ। ये तो मैंने लिए थे, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा जो डायपर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको पता हो कुछ अच्छे लाइनर्स, कोई अच्छा ब्रांड, तो मुझे ना
ज़रूर बताइएगा, मैं लेकर आऊँगी क्योंकि भाई न्यू बॉर्न के साथ डायपर्स का बहुत बहुत खर्चा है। ख़ैर अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, लेकिन फिर भी यार इंसान एहतियात तो कर सकते हैं ना। अच्छा इसके अलावा मैंने डायपर्स रख लिए थे कोई 15-20, क्योंकि आमना की दफ़ा मुझे ये भी नहीं पता था, मैं सिर्फ़ 2-3 डायपर्स उठा के ले गई थी। अपने अंडरगारमेंट्स आपने ज़रूर रखने हैं। और जी, फीडर मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। ये जो बड़ा बैग था ना, इसके अंदर मैंने सारा वो सामान रखा था जो मुझे पता था कि 1-2 दिन तो ज़ाहिर-सी बात है सी सेक्शन में हॉस्पिटल में स्टे होता है। वैसे मैं अगले दिन ना रात के टाइम डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तैयारी पूरी की थी, क्योंकि आमना के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा था आमना की दफ़ा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ले लेके क्या जाना है, और ना किसी ने इतना कोई ख़ास मुझे गाइड किया था। दूसरा पता नहीं मेरा गला क्यों बैठा हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने ठंडा पानी पी लिया था, तो बस मेरी आवाज़ ना आप लोगों को भी ख़राब लग रही होगी। अच्छा दूसरा वाइप्स आपने ज़रूर लेके जानी है, कि बोना पापा की वाइप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और वही जो लोशन, पाउडर, ऑयल होता है। अच्छा कपड़े होते हैं ना जो हमने क्या कहते हैं सी सेक्शन या डिलीवरी के टाइम अंदर देने होते हैं, हॉस्पिटल वाले माँगते हैं, जो डॉक्टर और नर्सेज़ होती हैं, वो ना मैंने अलग पैक किए थे। पहले मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने सारे सामान के साथ वो वाली चीज़ें भी रख दी थी, और जब मेरी वो मम्मा को और शुएब को वो चीज़ें ढूँढनी पड़ी थी ना, उन्होंने पूरी वो जो टोकरी मैं लेके गई थी उसको उलट-पुलट के रख दिया था। तो इस तरह के ना ये जो बैग्स होते हैं जिनके अंदर हमारे ब्रांड के सूट आते हैं, मैंने ज़ेलबरी का एक बैग लिया था, और जो आयत को सूट पहनाना था जैसे ही वो फ़ौरन से पैदा होनी थी, वो अपना अंडरगारमेंट का सामान जो भी मुझे रखना था ज़रूरी, वो सारा ना इस पैकेट में डाल दिया था। और जो उसके मिटन्स थे, सॉक्स थे, वैसे तो ये मिटन्स और सॉक्स का मौसम नहीं है, लेकिन आमना की दफ़ा ये भी हुआ था कि हॉस्पिटल वालों ने उसके जो मिटन्स और सॉक्स थे वो ही गुम कर दिए थे। तो बस आपने ना क्या करना है कि जो सूट बच्चे को पहनाना होगा वो, और जिस शीट में उसको लपेटना है, जिस ब्लैंकेट में लपेटना है वो, और एक वेस्ट, मतलब नीचे से बेशक गर्मी है लेकिन लाजमी नीचे से एक चीज़ बच्चे को पहनाई जाती है, उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं। तो सारा वो जो सामान था ना, मैंने एक अलग पैकेट में रख दिया था, ताकि जब भी वो नर्सेज़ बाहर आके मांगे तो मैंने मम्मा को बता दिया था आपने ये पैकेट उठाकर उनको दे देना है। तो बस जी ये सामान था जो मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी, साथ में अपनी एक इलेक्ट्रिक केटल और गर्म पानी की जो थर्मस होती है वो लेकर गई थी। तो उम्मीद है जो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। बड़ी ही मुश्किल से टाइम निकाल के वॉइस ओवर किया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।